हेलो गाइस, दिस इज़ मोहम्मद कासिम एंड आज मैं अपनी वीडियो का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ और इसमें हम डिस्कस करेंगे सॉलिड प्रिंसिपल को जो कि इम्प्लीमेंट किया है मैंने इस ट्यूटोरियल में। तो मैं कोशिश करूँगा उसको ब्रीफली डिस्कस करूँ आपके साथ और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया है इस ट्यूटोरियल में, इसकी बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो लास्टली जो ट्यूटोरियल था वो मैंने शेयर कर दिया है, जिसके अंदर एक सिर्फ व्यू कंट्रोलर मौजूद था और आउटलेट मॉडल था और नेटवर्क मैनेजर था, जहाँ से सिर्फ एक एपीआई कॉल मेथड कॉल होके एपीआई मैनेजर से सारा रिस्पॉन्स कवर्ड हो जाता था। तो उसमें एक फ्लॉ था कि वो जो हम एपीआई को पार्स कर रहे थे वो बेसिकली एक ही मेथड के ज़रिए पार्स कर रहे थे। तो वो बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि अगर मल्टीपल एपीआईज़ को कॉल करनी होती तो मल्टीपल एपीआईज़ को हम कैसे कॉल करते हैं। वहाँ पे आउटलेट का एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था जिसकी बेस पे वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्स जो था वो पार्स हो रहा था। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर रिक्वेस्ट बिल्कुल अलग से बना दिया गया है, जो कि एपीआई मैनेजर के थ्रू कॉल होता है। एपीआई हैंडलर से रिक्वेस्ट जनरेट होगी, इसको यूआरएल मिलेगा और एपीआई हैंडलर के बाद रिस्पॉन्स हैंडलर हमने अलग से बनाया है। हमने कोशिश की है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सॉलिड का एक प्रिंसिपल है उसको फॉलो करें। तो अगर आप देखें सारे ट्यूटोरियल में हमने सबसे पहले क्या किया था, यूआरएल को चेक किया, जेसन बनाया, मॉडल बनाया, एपीआई मैनेजर क्लास बनाई जिसके अंदर से एक मेथड कॉल किया जिसने क्या किया, हमारे मॉडल को पार्स करके रिस्पॉन्स को मॉडल की सूरत में हमें आउटपुट कंट्रोलर के अंदर दे दी। तो नेक्स्ट स्टेप हमने करना था कि सॉलिड को इम्प्लीमेंट करना था। सॉलिड को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहला उसका जो रूल है सॉलिड का, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने करने के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने एक काम किया कि हमारा जो एपीआई पार्सर था, जो भी एपीआई मैनेजर क्लास थी, उसको हमने कोशिश की है कि इसको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दिया जाए, ताकि हर चीज़ हर काम के लिए एक अलग से क्लास होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करने के लिए हमें एपीआई मैनेजर क्लास अलग से बना ली, और एपीआई मैनेजर क्लास के अंदर अगर आप देखें एपीआई हैंडलर मौजूद है और रिस्पॉन्स हैंडलर मौजूद है। अगर हमने इसमें डेटाबेस के अंदर डेटा सेव भी करना है तो हम एक अलग से क्लास बनाएंगे और उसको फिर ऐड कर देंगे, और देन हम इस तरह जिसे रिस्पॉन्स हैंडलर के ज़रिए हमने रिस्पॉन्स हैंडलर पार्ट्स को गेट किया है, इसी तरह हम उसको गेट करेंगे और देन हम रिस्पॉन्स पार्ट्स कर लेंगे। इसी तरह देखें जैसे एपीआई हैंडलर के अंदर हमने रिक्वेस्ट मेथड बना दिया और वो जो भी यूआरएल सेशन था सारा का सारा हमने अलग से उठा के यहाँ पे रख दिया और उसको जेनेरिक टाइप का कोशिश किया बनाने की, जिससे हम एक क्लास की एक कंट्रोलर से हम मल्टीपल टाइप की एपीआईज़ को हम कॉल कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ वी कैन कॉल। अब यहाँ पे देखें हमने क्या कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक एपीआई रिक्वेस्ट को हमने एक यूआरएल जो है उसको हमने सेंड किया है और उसको यहाँ से हमने टाइप बता दी है कि इस टाइप का हमें रिस्पॉन्स चाहिए। तो अब इस रिक्वेस्ट के अंदर इसको नहीं पता कि कौन सा इसको रिस्पॉन्स पार्स करना है, किस टाइप का रिस्पॉन्स पार्स करना है, और ये बिल्कुल अलग से
ये सेपरेट हो गया है सारा कुछ ना। तो इस तरह से हम एपीआई पार्सिंग को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। इवन के मैं आपके साथ एक और ट्यूटोरियल भी शेयर कर सकता हूँ जिसके अंदर इसको बहुत ज़्यादा डीप जाके मैंने इसको हैंडल किया है, लेकिन आई विल नॉट डू राइट नाउ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी बस कोशिश की है कि इसको एक स्टेप आगे लेके चला जाऊँ मैं, जिसमें पहले सिर्फ यही हो रहा था कि एपीआई मैनेजर क्लास में एपीआई कॉल का एक मेथड था जिसके अंदर ये सारे के सारे स्टेप्स एक ही जगह पे हो रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रिक्वेस्ट वाला काम है जो यहाँ पे हो रहा है, मैं इसको अगर यहाँ से उठा लूँ और 1 मिनट के लिए यहाँ पे रख दूँ, तो ये काम पहले यहाँ पे हो रहा था। अब यहाँ पे होने के बाद जो ये चूँकि ये भी आप देखेंगे कंप्लीशनल हैंडलर जो है एपीआई रिक्वेस्ट का है, इसलिए ये एरर दे रहा है फॉर नाउ, क्योंकि टी टाइप का है। मैं जस्ट आपको समझाने की गर्ज से ये सारी बात बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अब यूआरएल सेशन के अंदर से हमें यहाँ पे यूआरएल सेशन में हमें डेटा मिल जाता है। डेटा को हमने पार्स करना था पार्सर से, राइट। अब मैं पार्सर पे चला जाता हूँ। पार्सर में मैंने क्या किया हुआ है, पार्सर के अंदर देखें ज़रा, डेटा हम देते हैं और ये डिकोड करके हमें वापस दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको भी उठा लेता हूँ और मैं इसको भी यहाँ पे रख देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा वही काम कर रहा है जो कि मैंने इनको अलग अलग डिवाइड करके रख लिया है। तो किया कुछ नहीं है, बस कोशिश किया कि चीज़ों को सेपरेट करके सेपरेशंस के साथ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनको सॉल्व कर लिया जाए। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ यही करने की कोशिश की है इसके अंदर। तो अगर आप देखेंगे ये यूआरएल सेशन है, यूआरएल सेशन के अंदर ये एक कंप्लीशनल हैंडलर कॉल हो रहा है जो कि रिस्पॉन्स लेके जा रहा है वापस। ये टी टाइप का रिस्पॉन्स पार्स हो रहा है। तो अभी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना काम करने की कोशिश की गई है। तो मैं इसको अभी ख़त्म कर देता हूँ फॉर नाउ और इसको वापस इसकी असली हालत में ले आता हूँ। तो होपफुली ये आपको फ़ायदा देगा। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक मेथड के अंदर दो अगर काम हो रहे हों तो वो नहीं करने, आपने दोनों कामों को अलग अलग क्लास के साथ हैंडल करना है, जिससे आपकी कोड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी किसी भी इशू को हैंडल करने के लिए और एरर हैंडलिंग को बहुत से अच्छे से मैनेज करने के लिए और इस तरह कोड को बहुत अच्छे से सेपरेट करने के लिए ये आपकी विजिबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो आप मैनेज अच्छा कर सकेंगे, एरर्स को फाइंड कर सकेंगे कहाँ पे किस टाइम किस वक्त क्या एरर आया। तो ये अभी फ़िलहाल मैंने आपको सिर्फ एक मेथड के लिए मैंने कोशिश की है बताने की। इसके अलावा मैंने टाइप एलियस का भी आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि हम टाइप एलियस को भी यूज़ करेंगे। तो टाइप एलियस के अंदर देखें हमने क्या किया, टाइप एलियस से क्या होता है, एक ग्लोबल काइंड ऑफ वेरिएबल बन जाता है जिसको हम अपने पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं अगर हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है जैसे मैंने यूज़ किया हुआ है। तो अब आप देखें इसको एपीआई कंप्लीशनल हैंडलर इसका टाइप एलियस का नाम है। सो लेट्स सी ये मैंने कहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये देखें ये यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है एपीआई हैंडलर को। ठीक हो गया, एपीआई कंप्लीशनल हैंडलर। इसके अलावा एपीआई रिक्वेस्ट जब कॉल हो रही है उसको यहाँ से हमने कॉल कर लिया है। बेसिकली ये क्या है कि कंप्लीशनल हैंडलर है, हम इसको यहाँ पे भी इस तरह से रख सकते हैं। ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको इस तरह से अगर मैं रखूँ तो ये इस तरह से भी ये इक्वल है बिल्कुल, क्योंकि सेम वेरिएबल को हमने कोशिश की है कि एक ये पूरे के पूरे ये क्लोजर है बेसिकली, इस क्लोजर को हमने एक वेरिएबल में डाल के और टाइप एलियस बना लिया है उसका, ताकि हम पूरे प्रोजेक्ट में इसको एक्सेस कर सकें।
तो एक सिर्फ कोड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की एक टेक्निक है जिसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप देखें मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन को को इम्प्लीमेंट किया हुआ है ताकि कोड को लूज़ कपल किया जा सके। डायरेक्टली हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हों। और इसी तरह अगर आप देखें तो इसकी यूनिट टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी इस तरह से। तो इसको फर्दर मैं आगे आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। इस ट्यूटोरियल के अंदर एटलीस्ट आपने देखा कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने किस तरह से यूज़ किया और कोशिश की हमने इस कोड को सेग्रीगेट करने की कोशिश की है। बाकी ओपन क्लोज प्रिंसिपल को हमने इसमें यूटिलाइज़ किया। ये कोड अब जितना भी हमारे पास ये कोड इस वक्त मौजूद है ये ओपन टू मॉडिफाई है, सही है। और एक्सपेंशन इसकी हो सकती है। इसके बेसिक कोड के अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी इसका बेसिक कोड है इस वक्त देखें, जैसे अगर इसको हम पहले से जैसे कि ये पहले जैसे मैंने बताया था इन सब को एक ही क्लास के अंदर रखते हैं, रिक्वेस्ट को भी और एपीआई हैंडलर को भी और पार्सर को भी, तो वहाँ पे ये मैनेज करना मुश्किल हो जाता। तो अब ये मैनेज करना और ज़्यादा और बेहतर तरीके से आसान हो गया है कि हम एपीआई हैंडलर के ज़रिए रिक्वेस्ट जो है वो हैंडल कर रहे हैं और रिस्पांस हैंडलर के ज़रिए रिस्पांस को हैंडल कर रहे हैं। तो इसका नाम और बेहतर हो सकता है, बाय द वे इसका नाम रिक्वेस्ट हैंडलर हो सकता है, REQUEST रिक्वेस्ट हैंडलर। सो कोशिश ये देखें नेमिंग कन्वेंशन भी बड़ी मैटर कर रही होती है। तो इस तरह से ये हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट हैंडलर है बेसिकली, इसको भी REQ कर देते हैं, REQ और EQ। सो इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे कोड को सॉलिड प्रिंसिपल को यूटिलाइज़ करते हुए इम्प्रूव करते जाएंगे। इस ट्यूटोरियल में अभी तक सिर्फ इतना ही, और इसके आगे जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा उसके अंदर मैं आपको इसके और ज़्यादा फ़ायदे बताने की कोशिश करूँगा, जिसके अंदर हम डिपेंडेंसी इन्वर्जन, ये जो जैसे मैंने आपसे बात की वो और वो सारी चीज़ें लिस्ट को जो है प्रिंसिपल उसको यूटिलाइज़ करना, कोड सेग्रीगेशन करना, जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ। इंटरफेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको इसके बारे में फर्दर और डिटेल बताता जाऊँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी फर्दर यूनिट टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा और एक ही एपीआई को मल्टीपल एक ही मॉडल, एक ही एपीआई मैनेजर से, एक ही रिक्वेस्ट मेथड से मल्टीपल एपीआई कॉल्स आपको करके दिखाऊंगा कि वो कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। और चूँकि हमने डेटा टाइप तो वहीं से ही डिफ़ाइन करनी है और हम काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल एपीआई कॉल्स को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट कॉल के अंदर फर्दर डिटेल्स में बताऊंगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम, थोड़ा सा टाइम देने के लिए शुक्रिया आपका। और मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको फर्दर और कोई चीज़ की बारे में क्वेश्चन करना हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं डायरेक्टली। मैं कोशिश करूँगा रिसर्च करके आपको उसके बारे में फर्दर बेहतर तरीके से जो भी पॉसिबल हुआ
आपको गाइडलाइन दे दूँगा कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है आर्किटेक्चर लेवल पे, डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है। अभी आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक तो इसकी यूनिट टेस्टिंग भी हमने करनी है और इसको एमवीवीएम में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके अंदर अभी हमने एरर हैंडलिंग जो की हुई है, अभी आपने शायद देखा है इसके अंदर हमने एरर हैंडलिंग भी की हुई है। तो आप नेटवर्क मैनेजर के अंदर चले जाएं तो आपको नज़र आएगा कि नेटवर्क एरर हैंडल हो रहा है, नो डेटा एरर। तो ये भी एक हमने एक अच्छे तरीके से इसको हमने यूटिलाइज़ कर लिया है। इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये कोड अब इस काबिल हो गया है कि इसको हम डिफरेंट लेयर्स के अंदर जाके हम टेस्ट कर सकते हैं। एपीआई मैनेजर भी टेस्ट हो सकता है, एपीआई हैंडलर भी टेस्ट हो सकता है और रिस्पॉन्स हैंडलर भी टेस्ट हो सकता है। मतलब हमारा कोड लूज़ कपल हो चुका है इस वक्त और इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मैनेजेबल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी हमारे कोड के अंदर मौजूद हैं। तो फर्दर मैं इसको एमवीवीएम के साथ आपको यूनिट टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे इसकी यूनिट टेस्टिंग होती है। तो ये ऑलरेडी मैंने सारे काम किए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन दूँ ताकि आप एक छोटे से ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए एक बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और मैं आपको नेक्स्ट एक स्टेप आगे जाके आपको एक अपना पॉड बनाना सिखाऊंगा, जिसके अंदर आप अपना पॉड बना सकेंगे, जिसके ज़रिए आप सारी एपीआई कॉल्स कर सकेंगे। नेटवर्क एरर्स वहीं से जनरेट होंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी राउटर लेयर अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखने की। आप सिर्फ एक पैकेज बना लें अपना और उस पैकेज को अपने सारे प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जेनेरिक टाइप का। तो वो भी आपको मैं सेशंस के अंदर बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इससे मुझे थोड़ा सा इनकरेजमेंट भी मिलती है और मैं अच्छा भी फील करता हूँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो अगर अभी मैंने तो कोशिश की है कि आपको एक इस तरह से बता दिया जाए कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि मैंने पूरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आपने वो प्रोजेक्ट डाउनलोड किया होगा तो ये ट्यूटोरियल आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आपके बड़े प्रोजेक्ट्स को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप हैंडल कर सकेंगे, छोटे प्रोजेक्ट को बड़े प्रोजेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट अगेन फॉर नेक्स्ट ट्यूटोरियल पार्ट 3 यूनिट टेस्टिंग एमवीवीएम। सो उसमें हम प्रोटोकॉल्स भी ऐड करेंगे, थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करेंगे ताकि इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया जाए। थैंक यू, बाय बाय।